हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीके एग्जाम क्रैकर। जैसा कि आप जानते हैं, आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। तो दोस्तों, अगर जेकेपी एस्पायरेंट, अगर जेकेपी के जो एसआई के एस्पायरेंट है उनके बारे में अगर बात की जाए, बहुत बड़ा जो है हमारे ऊपर एक बम छोड़ा गया। बम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 15 फेब को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। मैक्सिमम लोग सोचते थे कि मार्च एंडिंग या अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम होगा, तो 3 महीने हमें मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। बट जेके एसएसबी ने अभी अपना एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला, जिसमें 15 तारीख को हमारे लिए पूरी तरह से लिख दिया कि हमने एग्ज़ाम वहाँ पे देने आना ही आना है। ऑनवर्ड्स लिखा है क्योंकि वो जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, और जो अल्फ़ाबेटिकली वाइज जिसका पहले नंबर आएगा तो वो एग्ज़ाम देने चला जाएगा। तो चलिए, अब जो हो गया हो गया। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है डेट क्या पता, वैसे पास नहीं है तो अच्छी बात है, बट अगर बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बट तैयारी तो करनी है ना। हमारे लिए 15 तारीख फिक्स हो गई है, तो 15 तारीख तक एक काम कीजिए, अब अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर दीजिए बुक में। सारे काम छोड़ दीजिए। पढ़ना तो है ही है, जीएस पढ़ो, मैथ पढ़ो, जितना आपने पढ़ना है वो आप डिसाइड करोगे, बट पढ़ना तो सब है। इसी बीच हमारा जो काम है, आपको पूरी तरह से बेनिफिट देते रहना। हमारी तो कोशिश यही है ना कि आपको जितना बेनिफिट हो जाए, हमारे लिए वही बड़ा है। तो हमने क्या किया, अब इंडियन पॉलिटी के ऊपर जो है एक लेक्चर सीरीज लाई है। ये इसमें वो आपको पता ही है एमसीक्यू सीरीज होगी, बट चेंजेस ये हैं कि एमसीक्यू के साथ साथ आपको स्टार्टिंग में जो टॉपिक के वो करवाए जाएंगे एमसीक्यू, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और एक बात और, जेकेपीएसआई के अगर आपने नहीं हमारे बैचेस लिए हैं तो हमारे जो ऐप है उसमें आप जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, जेके एग्जाम क्रैकर के नाम से है। तो वहाँ पे हमारे को जो चैनल को है सब्सक्राइब कीजिए, या कोर्सेज जो है वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी ने बड़ा ज़्यादा तंग करना है आपको। अगर हिस्ट्री तो तंग करती करती है ना, पॉलिटी भी कम नहीं है। पॉलिटी भी अपने आप में एक शेर है, तो इसने तंग करना है, तो इसको पॉलिटी वाइज टॉपिक वाइज हमने ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। अब हमारे इंडियन पॉलिटी में आपको पता ही है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, भारतीय संविधान। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ होता है जिसके ऊपर एक देश काम करता है। कंट्री जिसके ऊपर काम करती है उसको सुप्रीम लॉ को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक रिटन या अनरिटन। अब हमारे ब्रिटेन की अगर हम बात की जाए तो ब्रिटेन का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर वहाँ पे काम होते हैं, या पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वही वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। बट हमारा इंडिया की अगर हम बात की जाए, यूएसए की बात की जाए, यहाँ पे पूरी तरह से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और जब हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया का एक आपको खिताब बता देता हूँ, पहले वर्ड में ही हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा दुनिया का सबसे लेंथिएस्ट और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन या डॉक्यूमेंट कौन सा है, वो है हमारा भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीज याद रखना आप। सबसे लेंथिएस्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और सबसे डिटेल्ड है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी चीज होती है उसकी हिस्ट्री जरूर होती है। हिस्ट्री को आप जुटला नहीं सकते, हिस्ट्री तभी तो तंग करती है ना हमें। तो जैसे 370 आर्टिकल तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया, उसके पीछे इतिहास था हमारा। आगे 370 क्यों लाया गया, इसके पीछे हिस्ट्री है। हर चीज़ की हिस्ट्री होती है। भारत देश आज़ाद हुआ, क्यों आज़ाद हुआ, उसके पीछे हिस्ट्री है। तो हमारा जो इतिहास है ना, इसकी भी हिस्ट्री है कोई। ठीक है, तो वो हमने पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो करते हैं शुरू इसको। अब देखते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना, ये बनाने के पीछे एक सबसे बड़ा प्लान जो था, उसका हाथ था एक कैबिनेट मिशन प्लान। ये 1946 को हमारे इंडिया में आते हैं, और इनके 3 बंदे होते हैं इसके बीच में। एक होते हैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, ये साथ साथ उतारते जाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और होते हैं सर पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, ये 3 लोग यहाँ पे हमारे इंडिया में आते हैं इंग्लैंड से। तो इनका क्या काम होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की बड़ी बुरी हालत हो जाती है ना, तो वो क्या कहते हैं कि इंडिया को पूरी तरह से आज़ाद करने का जिम्मा ले लेते हैं। तो ये 3 पर्सन्स को भेजा जाता है यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू।
तो वो कहते हैं कि आप यहाँ पे काम करो, इलेक्शंस करो, पूरे देश में इलेक्शन करवाए गए उस समय, और उनको कहा कि जो इलेक्शंस में जो लोग जीतेंगे वो क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। ठीक है, इस असेंबली का काम होगा हमारे भारतीय संविधान को शेप देना, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जिम्मा जो है इनको दिया गया। तो ये 3 पर्सन्स थे जो हमारे इंडिया में आए, जिन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनवाया यहाँ पे। ठीक है, फिर जब इलेक्शंस होते हैं तो 389 मेंबर्स को चुना जाता है। ठीक है, 389 मेंबर्स को चुना जाता है, जिसको अगर तोड़ा जाए 296 मेंबर्स जो थे ना हमारे इंडिया से थे, मतलब जहां पे ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, और ये इसमें से 93 मेंबर्स जो थे ये हमारे प्रिंसली स्टेट्स में से आते थे। ठीक है, 293 ब्रिटिश इंडिया से, 293 में से अगर 292 बोला जाए ना, पूरी तरह से कंप्लीटली ब्रिटिश इंडिया था। उसमें से 4 जो स्टेट्स और थी, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलोचिस्तान। ठीक है, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलोचिस्तान, उनके रिप्रेजेंटेटिव अलग थे, चाहे वो ब्रिटेन के अंडर ही आते थे, बट उनके रिप्रेजेंटेटिव अलग से आ जाते हैं। तो ये जब 389 मेंबर्स जब बन जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारी बन जाती है, तो उसकी पहली मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए पहले ये रब करता हूं, फिर आपको इसके साथ भी एडिशनल चीजें बताता हूं। 9 दिसंबर 1946 को ये पहले दिन बैठते हैं, तो आपस में कोई इनका मेल जोल इतना नहीं था, तो क्या हो जाता है उस समय टेम्पररी प्रेसिडेंट, बताइए कौन थे टेम्पररी प्रेसिडेंट, जो है टेम्पररी बेसिस पे सचिंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, एसएन सिन्हा को वहां पे उस समय जो है टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद क्या होता है, वहां पे 2 दिन इलेक्शन चलते हैं, आपस में ही जो है वोटिंग होती है, जिसकी वजह से वहां पे प्रेसिडेंट और परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। प्रेसिडेंट जो है आपको पता ही होगा, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना, वही यहाँ पे प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं एच.सी. मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, फिर क्या होता है, टोटल स्ट्रेंथ आपको बता दी 389। अब 9 दिसंबर हो गया, 11 दिसंबर हो गया, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं वो एक तो आती है 13 दिसंबर 1946। इस समय क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करते हैं। वहां पे जो असेंबली होती है ना, वहां पे एक मोटो लाते हैं, एक पूरी तरह से रूल लाते हैं कि आपने ये लिस्ट है, इसके अंडर रह के ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, जो हमारा बाद में प्रीएम्बल भी बना था। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 13 दिसंबर को लाते हैं, और 22 जनवरी 1947 को ये रेजोल्यूशन अप्रूव हो जाते हैं। असेंबली के मेंबर्स क्या करते हैं, इनको अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद 26 नवंबर 1946 के बारे में याद रखना, बड़ी जरूरी डेट है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनके जो है पूरी तरह से तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1946 को। बट इसको जो है टाला जाता है 26 जनवरी तक। ये इसलिए टाला जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1929 को क्या होता है, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं ना, वो लाहौर सेशन में कहते हैं वहाँ पे कि हम जो है कराची सेशन वहाँ पे कहते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उस समय डिक्लेयर कर देते हैं कि 26 जनवरी हमारा जो है आज़ादी का दिन मनाया जाएगा। बट आज़ादी जो है हमें 15 अगस्त 1946 को मिल जाती है, 1947 को मिलती है, तो 2 दिन तो हम आज़ादी मना नहीं ना सकते। तो तभी 26 जनवरी को हमने चुना, 2 महीने टाला, ताकि ये दिन हमारे लिए स्पेशल रहे ही रहे, चाहे हम इंडिपेंडेंस ना मना पाए, बट उसकी जगह अपने आप को रिपब्लिक बना दे वहाँ पे। ठीक है, रिपब्लिक का मीनिंग होता है हमारे ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि 1947 का जो कैबिनेट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था ना, उसमें कहा गया था हमें आज़ादी तो मिल जाएगी, बट जब तक हम अपना संविधान नहीं ना बनाएंगे तब तक ब्रिटेन के अंडर ही हम रहेंगे, तब तक हम डोमिनियन रहेंगे। इंडिया और पाकिस्तान जो है डोमिनियन रहेगा ब्रिटेन का। ठीक है, चलिए ये हमारी कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी ये होगी। 24 जनवरी के बारे में बता देता हूँ, जो ये 389 मेंबर्स थे, या जितने भी मेंबर्स बचे हुए थे जो पार्टीशन के बाद वहां पे चले गए थे, 299 बचे थे, ये बता देता हूं आपको। पार्टीशन के बाद 299 मेंबर्स बच जाते हैं, तो ये अपने फाइनल सिग्नेचर 24 जनवरी 1950 को करते हैं। 24 जनवरी आएगा यहाँ पे, 24 जनवरी 1950 को ये अपने फाइनल सिग्नेचर्स करते हैं।
फिर इनके बाद जो है ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है खत्म हो जाती है, बट ये अपने आप को प्रोविंशियल पार्लियामेंट में तब्दील कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1952 को पहली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं ना, बट 1950 से लेकर 1952 तक ये जो 299 मेंबर्स होते हैं ना, यही अपने आप को पार्लियामेंट बना देते हैं। ठीक है, तो ये डेट दो तरह से है, लास्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली और उसके साथ साथ प्रोविंशियल असेंबली को तब्दील कर देते हैं ये अपने आप में। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। जो हमारा इसमें हिस्ट्री होगी, जैसे हमने जो है सोर्सेज बड़े तरह से, हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो हमने टोटल 60 तरह की कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन को डीपली स्टडी किया। उसमें से जो बी आर अम्बेडकर थे, आपको पता ही है, जो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का जिम्मा दिया गया था, जिसमें 7 मेंबर्स और थे। उसके अलावा और भी बड़ी तरह की कमेटीज थी, उनकी हिस्ट्री जो है उसके में इसमें क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका जो अकेला बिगेस्ट सोर्स है वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। उनसे पहले जो लेजिस्लेशन लाई गई थी, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट वगैरह हो गया, उसके ऊपर भी कुछ हमने क्वेश्चन लाए हुए हैं जो मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के 3 क्वेश्चन है बड़े ही बेनिफिशियल होने लगे हैं आपके लिए। तो बाद में ये जरूर बताना कि क्या ये वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं, और ये कितनी आपकी स्कोरिंग रही है तो जरूर बताना आप। तो चलिए चलते हैं। सॉरी अगर मैं थोड़ा तेज हूं, अगर ज्यादा तेज बोल रहा हूं तो। Who among the following was not a member of the Constituent Assembly? जो असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था, उसमें से कौन से ऐसे पर्सन थे जो उनके मेंबर ही नहीं थे? ठीक है, तो चलिए पहले आपको सीधा मैं आंसर ही बता देता हूं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर आएगा, जय प्रकाश नारायण। उनके अलावा जो के एम मुंशी थे ना, ये हमारे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो थे ही थे, और आचार्य जे बी कृपलानी, ये तीनों पर्सन जो थे, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा ना, तो इधर मैंने क्रॉस किया है। उनके अलावा ये जो 3 पर्सन थे ना, ये पूरी तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। ठीक है, टोटल एक चीज और बता दूं आपको, टोटल 22 तरह की कमेटीज थी। टोटल 22 तरह की कमेटीज थी, जिसमें अगर बोला जाए सबसे मेजर जो कमेटी थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। जय प्रकाश नारायण जो थे इसके मेंबर नहीं थे। चलिए अब आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शंस। पहला क्या है? इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप टू द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। चलिए आगे। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। ये चीज नोट कर लेना, ये बिल्कुल सही है। जो हमारा नेशनल फ्लैग था ना, 22 जुलाई 1947 को ये अडॉप्ट हुआ है। इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। ये भी बिल्कुल ठीक है। इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग कौन सा हमारा? वंदे मातरम। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये तीनों तो ठीक ही हैं, अगर आपने पढ़ा होगा फिर तो आपको पता ही होगा। तो ये चीज है ना, जो रेटिफाइड टू द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ नेशंस क्या है? जिसमें ब्रिटेन ने राज किया था ना, टोटल 54 कंट्रीज है ऐसी, उनमें हमारी इंडिया ने भी पूरी तरह से अपनी मेंबरशिप दिखाई थी। तो हमारा इतिहास तो इन्होंने जुटला नहीं सकते थे, तो इन्होंने पूरी तरह से बोला था कि हम जो है मेंबर्स हैं इनके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये नोट्स, ये चीजें याद कर लेना कि हमारा नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 जो तिरंगा है उसको अडॉप्ट किया गया है, जो स्वराज फ्लैग का आगे मॉडिफाइड फॉर्म था। नेशनल एंथम जन गण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है वो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट होता है। नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950, दोनों सेम डेट को होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। Who among the following were the drafting committee members? Who were the members of the drafting committee of the constitution? एक चीज याद रखना इनकी, जो इनके हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो इनके ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे।
अब उनके अलावा 6 बंदे और थे, टोटल ये मिला के जो है 7 बन जाते हैं। तो 7 बंदे मिला के जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। तो इन्होंने हमसे पूछा हुआ है कौन कौन इस पे थे, और तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बताइए। जवाहरलाल नेहरू जो है नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा 1 और 3। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप ए कमेटी चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर ऑन। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो तो बी आर अम्बेडकर थे, बट इन्होंने पूछा हुआ कौन सी डेट को जो है ये हमारे हेड बन जाते हैं। इसका क्या आंसर होगा 29 अगस्त 1947। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को बी आर अम्बेडकर हमारे इनके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है हेड बन जाते हैं। Who was the chairman of Provincial Constitution Committee of the Constituent Assembly? इसका बताइए क्या आंसर होगा फिफ्थ का। ये तो नहीं हो सकता, नहीं होंगे ये। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो पूरा अपने आप में प्रेसिडेंट थे, इनका ये भी आंसर नहीं आएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, जो हमारे पहले होम मिनिस्टर भी थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये रिपब्लिकन जो है वहां पे 26 जनवरी को बोला जाता है ना, तो इन्होंने मतलब पूछा हुआ है कि रिपब्लिकन का मीनिंग क्या होता है। हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक ही क्यों कहा, हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों नहीं कहा, इसके पीछे भी इतिहास है। मैंने आपको बताया ही है कि क्या होता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसमें क्या कहा जाता है 14 और 15 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया जाएगा, चाहे अलग अलग कर दिया जाए चाहे आज़ाद कर दिया जाए, बट ये दोनों कंट्रीज क्या होंगी हमारे अभी भी अंडर ही रहेगी, डोमिनियंस रहेंगी हमारे। तो जब तक ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ना अपना बना लेंगी तब तक हम इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। तो हम अभी भी जो है डोमिनियंस थे। तो जब हम 26 जनवरी को आज़ाद हुए ना, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, हमने कहा कि अब से हमारे ऊपर कोई भी हेरिडेटरी एलिमेंट नहीं है, मतलब हम किसी भी क्वीन को नहीं मानते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, इट हैज़ नो हेरिडेटरी एलिमेंट्स, बाकी कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। बाकी ये जो 3 चीज़ें हैं ये तो हमारे फीचर्स हैं ही हैं। चलिए, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम बिकॉज इंडिया हैज, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना हमने वहां से लिया ब्रिटेन से। 2 मेजर कंट्रीज हैं जिनके अलग अलग सोर्सेज हैं। जैसे ब्रिटेन से अगर मैं बात करूं, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने वहां से लिया हुआ है, स्पीकर की पोस्ट हमने वहां से ली है, पीएम की पोस्ट हमने वहां से ली हुई है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर हमने वहां से लिया हुआ है। और अगर वहां पे अगर यूएसए की बात की जाए ना, वहां पे थोड़ी पावरफुल चीज़ें हमने ली हैं, जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने वहाँ से ली है, फिर प्रियम्बल हमने वहाँ से लिया हुआ है, जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की या जुडिशियल रिव्यू हमने वहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटेन के बारे में पूछा हुआ है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ब्रिटेन से क्यों अलग है। एक ही चीज़ है वहाँ पे बड़ी सबसे ज़रूरी जो आती है, वो आती है सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो ब्रिटेन है ना वहाँ पे पार्लियामेंट ज़्यादा स्ट्रांग है, जुडिशरी कम स्ट्रांग है। तो हमारे इंडिया में जुडिशरी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, किसी भी लॉ को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के तहत कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। चलिए आगे। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 9 दिसंबर से लेकर 26 नवंबर तक का टाइम पीरियड था ना, उसमें इन्होंने टोटल 11 सेशंस लिए थे। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, अराउंड 3 साल लगे थे। आगे ब्रेकडाउन और आएगा इसका कि कितने टोटल दिन वगैरह या साल लगे थे, वो आगे आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो ये याद रखना कि टोटल 11 सेशंस हमारे जो मेंबर्स थे असेंबली के उन्होंने लिए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे। द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर।
ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा इसका, बी एन राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बी एन राव। तो बी एन राव से मेरे को एक और चीज़ याद आ गई, इनके साथ रिलेट नहीं करती है बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जो हमारा आइडिया था ना कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, इसका बताइए क्या आंसर होगा, किसने दिया था ये? ये जो हमारा आइडिया था ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, सबसे पहले 1934 में दिया गया था एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है, मुझे ऐसे ही बीच में स्ट्रक हो गया तो मैंने बता दिया आपको। तो 1934 में सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया हमारे एम एन रॉय ने दिया था, और ये पॉपुलर लीडर थे हमारे कम्युनिस्ट मूवमेंट के। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लेना, या चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है ये। तो चलिए अब आगे चलते हैं। टू प्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कितना टाइम लिया था टोटल? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे चलते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस कॉम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? अब जो 1935 का हमारा बेस है ना, उससे पीछे के क्वेश्चन पूछे जाएंगे थोड़े, कि कौन कौन से जो हमारे एक्ट आए थे उसमें क्या क्या चीज़ें लाई गई थी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इस समय सबसे पहले कॉम्युनल इलेक्टोरेट दिए गए थे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अब। Consider the following statements. The objective of the Montague-Chelmsford reforms of 1919 was to give power to the local government. ठीक है, to give power to the local government, to establish diarchy in the provinces. Third, the extension of provincial government. ठीक है, डायरकी का मतलब होता है कि दोनों लेवल्स पे जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको डायरकी कहा जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है पूरी तरह से गलत है। लोकल गवर्नमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं आया था, बट उसकी जगह डायरकी जो होगी उसके साथ साथ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी भी एक्सटेंशन लाई गई थी वहां पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे 13th क्वेश्चन के ऊपर। Which among the following acts for the first time allowed Indians at theoretically entry to higher post in British Indian administration, जिसको आप वो भी कह सकते हो सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज जो है सबसे पहले कौन से एक्ट के थ्रू हमारे को पावर मिल जाती है या हमें हक मिल जाता है जिससे हम वहां पे जा सकते हैं? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे चलिए, ये आता है हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद का साल 1858। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 होती है, आपको पता ही है ब्रिटिशर्स क्या होते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है ना, तो ये अपनी एट्रोसिटीज इंडिया के ऊपर करते रहते हैं। बट जब गुस्सा फूटता है लोगों का, रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ चेंजेस लाई जाती हैं 1858 के तहत में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के तहत। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं ये देखते हैं। सबसे पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर्ड द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। बिल्कुल सही है ये, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, दूसरे में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर एनी मोर। वो इंडिया को आगे इतना ज्यादा गवर्न नहीं करना चाहते थे, जबकि ये ऐसा गलत है। अब मेरे को कहीं से कमाई आ रही होगी, मैं वो कमाई वाला हिस्सा थोड़ी ना छोड़ दूंगा। तो हमारा इंडिया इनके लिए कमाई का मनी मिंटिंग मशीन थी एक तरह की। बट जो हमारी ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उनको पता था ये कितना गलत काम कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, जो रीजन है वो नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है सही, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, चलिए अब आगे। Which of the following vested the Secretary of State for India with supreme control over the government of India?
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट लाई गई थी सबसे पहली बार, और उन्होंने ही हमारे पूरे देश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना था। ये भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में लाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। चलिए अब आगे, डायरकी, जो डायरकी है ये कब सबसे पहले लाई गई थी? 16 कब? बताइए क्या आंसर होगा? मॉन्टैग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, जो मॉन्टैग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स है ना, उसमें सबसे पहले हमारी डायरकी को लाया गया था। चलिए अब आगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस लेवल अच्छा है ना इनका, आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करेंगे ही करेंगे। चाहे आपको अगर लग रहा होगा कि आपके सही जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये लेवल आपका और बढ़ाना चाहिए, तो आप अपने आप को चैलेंज कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये हर किसी को लेके चलना है हमने, तो आपको बेनिफिट अगर हो रहा है तो हमें बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मेरे को तो लगता है बेनिफिट तो हो ही रहा होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं अब। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन। बताइए कौन सा ऐसा एक्ट था जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट लाया गया था? ये जो है हमारा बेस, जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है ना, हमारा जो मेन बेस है, वहीं से लाया गया था ये कंसेप्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। चलिए अब आगे, ये अब हमारा प्रियम्बल को दर्शाता है। प्रियम्बल को दर्शाता है, उसके साथ साथ आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी कि कौन सबसे पावरफुल है हमारे देश में। इन्होंने पूछा हुआ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द। इसका मतलब यह है कि किसने बनाया है और किसने इसको अडॉप्ट किया है, उसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। तो इसका क्या आंसर होगा? पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, वही द पीपल ऑफ इंडिया, वहां पे सबसे पहले यही लिखा हुआ है। ठीक है, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? इसका क्या आंसर होगा? किसके तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी? आपको बताया भी है, स्टार्टिंग में एक प्लान आया था जिसमें स्टैफर्ड क्रिप्स भी थे। स्टैफर्ड क्रिप्स क्या हुआ था, जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, वापस वहाँ पे गए थे, बट उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने का जो है जिम्मा लिया हुआ था, जिसकी वजह से वो फिर से एक प्लान लेके आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जब इसके वो हुए थे ना, जब इलेक्शंस हुए थे, जो 389 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होने थे, वहां पे सबसे ज्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीट्स ली थी, 208 सीटें जो है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ली थी, और 75 सीट्स हमारी मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग ने इतनी सीट्स ली थी, और 15 सीटें जो है प्रोविंशियल लेवल पे, जो कहते हैं ना जिसको अन्य या इंडिपेंडेंट बॉडीज, उन्होंने 15 सीट्स ली थी। ये भी याद रखना, जो इलेक्शंस हुए थे ना हमारे सबसे पहले मेंबर्स चुनने के लिए, प्रोविंशियल इलेक्शंस इनको कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुनने के लिए, तो वहां पे विक्टोरियस जो थी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, 208 सीटें इन्होंने तब लाई थी। बीच बीच में जो मेरे को याद आता जा रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूं, और आपका काम है स्क्रीनशॉट लेते रहो बस। Which of the following was or is the biggest source of Constitution of India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद जो बाकी कंट्रीज हैं जिनके हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिए हुए हैं, वो हमारे सोर्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। वेयर वॉज द कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न? इसका आंसर आपको याद रहेगा, जो कंट्री सबसे पहले इंडिपेंडेंट होती है उन्होंने ही अपना सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उन्होंने ही उसको रिटन मतलब लिखित करना सबसे जरूरी समझा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, यूएसए। यूएसए ने सबसे पहले जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट लाया हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं, और एक चीज और आपको बोल दूं, जो मैं करवाता था आपको जम्मू कश्मीर, वो नहीं छोड़ के जाना। पिछली बार भी वहां पे जम्मू कश्मीर के 5 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर भी आपने करना है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी पूछ लेना हमसे, ठीक है।
तो चाहे डीपली नहीं पढ़ना बट ऊपर ऊपर से तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कौन सी कंट्री, मैंने शायद आपको बता दिया है पहले। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रीएम्बल का आइडिया लिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रीएम्बल के ऊपर ही होगी। चलिए अब आगे। सिंगल सिटीजनशिप इज द गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन और इंडिया यहां पे सिंगल सिटीजनशिप है, जबकि यूएसए की बात की जाए ना वहां पे ड्यूल सिटीजनशिप है। तो हमने वहां से ये नहीं लिया था, बट ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट के साथ साथ सिंगल सिटीजनशिप का भी कंसेप्ट लिया हुआ है। चलिए आप विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द वाइमार या जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था। अब देखो, पूरी दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसने बांधा? जर्मनी ने। दुनिया को तो तंग करने गई थे वो, उन्होंने अपने लोगों को भी पहले तंग किया था। तो उन्होंने एक चीज वहां पे लाई थी कि आप क्या कर सकते हो, इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स जो है छीन सकते हो लोगों से। तो ये कंसेप्ट ऑप्शन नंबर डी जो है हमने वहां से लिया हुआ है, जर्मनी से। किसी की गलतियां भी हमारे लिए बेनिफिट हो सकती है ना, इसकी एग्जांपल यही है। चाहे वो लुट गए बट हमें एक बेनिफिट देंगे वो, तो हमने इसको ले लिया आइडिया को। ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर होगा इसका। चलिए अब आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1949 को, उस समय इन्होंने बोला हुआ है कि उस समय 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे और 12 शेड्यूल्स थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उस समय क्या था? टोटल 395 आर्टिकल्स और 8 पार्ट्स थे। ठीक है, तो ये नहीं होगा, मतलब 22 पार्ट्स नहीं होंगे वहां पे, सॉरी 395 और 8 शेड्यूल्स थे। 395 आर्टिकल्स थे और 8 तरह के शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स नहीं थे वहां पे ओरिजिनली। और जो है चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बिल्कुल सही है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये हमारे 1976 में लाए गए थे इमरजेंसी के दौरान, तब ये हमारे जो है ओरिजिनल का पार्ट नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। यहां पे एक चीज हमने लिखी नहीं है कि विच वन इज करेक्ट, मतलब कि कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। यहाँ पे दोनों मतलब दोनों सही हैं, विच वन इज करेक्ट है ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही बिल्कुल सही है ये। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, मैंने पढ़ा नहीं था, सॉरी गलती होगी मेरे से। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है। जब ओरिजिनल बना था तब 22 पार्ट नहीं ना थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ओरिजिनल इसके जो हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, तो इसका ओनली 2 ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए यार, गलती हर किसी से हो जाती है, माफ करना मेरे को। तो इसका ओनली 2 ही आंसर आएगा। 26 देखिए, एजर्शन द टर्म फेडरेशन हैज नाउ वेयर बीन यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, पहले तो वहां पे आर्टिकल 1 आपको बता दूं, वहां पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, पूरा ये है। इंडिया के दोनों नाम वहां पे आते हैं, एंशिएंट नेम भी और जो हमारा मॉडर्न नेम है, दोनों। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। और दूसरा ये है कि फेडरेशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, चाहे हमने ये कंसेप्ट वहां से लिया हुआ है, क्या कहते हैं, कनाडा से लिया हुआ है, बट इसको रिटर्न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जगह नहीं मिली है। तो इसका क्या आंसर होगा फिर? बोथ आएंगे, ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। चलिए अब आगे चलते हैं। Which of the following are adopted from the Australian Constitution? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया हुआ है? इसका जवाब ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा। ये जो अमेंडमेंट है ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर हमने वहां से लिया हुआ है। तो उसके अलावा
जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये हमने वहां से ली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स दोनों हमने वहां से लिया हुआ है। तो ये पहले तीनों आएंगे, फोर्थ वाला नहीं आएगा। तो इसका 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको बता दिया जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। चलिए अब आगे। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया हुआ है? जुडिशरी के बारे में बताया ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यूएसए से। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, यूएसए। ऑप्शन नंबर बी यूएसए आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो वहां से हमने प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो भी हमने वहां से ली हुई है। सुप्रीम कमांडर और डिफेंस फोर्सेस हमने वहां से लिया हुआ है। तो उसके साथ साथ जो जुडिशरी के रिलेटेड जो भी काम है हमने वहां से लिया हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। चाहे फेडरेशन मेंशन नहीं है बट इसका कंसेप्ट हमने लिया हुआ है। एक्चुअली चक्कर पता है क्या है, इंडिया यूनियन कब अच्छी तरह से बन जाता है, हमारे इमरजेंसी जब प्रोविजंस लगते हैं ना, तब आर्टिकल 352 के तहत पूरा इंडिया फेडरेशन, फेडरल स्ट्रक्चर हमारा कैंसिल हो जाता है जब आर्टिकल 352 लगता है। ये चीज़ नोट रखना, जब आर्टिकल 352 लगेगा ना तब हमारा फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, फिर इंडिया पूरी तरह से यूनिटेरी स्ट्रक्चर में आ जाएगा। पूरा इंडिया यूनिटेरी, एक यूनिट सिंगल बन जाएगी। तो ठीक है, ये हमने कंसेप्ट कहां से लिया हुआ है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अब आगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस contained in the Government of India Act of 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो फिर आपको तो जट से आंसर आ जाएगा इसका। क्या आंसर होगा इसका? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं या पार्लियामेंट है उनके लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स लाए गए हैं या इंस्ट्रक्शंस लाई गई हैं, हिदायतें जिसको कहा जाता है, उर्दू में हिदायतें कहा जाता है ना उसको। तो उसके तहत आपने कोई भी लॉ बनाना है उसके अंडर रह के ही बनाना है। जैसे प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर वगैरह हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो वो वहाँ पे हिदायत उनको पहले से दी हुई है। प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस या हमारी साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना, ये सब हमारे डीपीएसपी हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका आइडिया कहाँ से लिया गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। चलिए आगे, कुछ नहीं है आगे। तो गाइस इसी के साथ आज का हमारा जो पहला सेशन था इंडियन पॉलिटी के लिए, जिसमें हिस्ट्री आपको थोड़ी सी बताएगी, हमारे फीचर्स जो थे वो बताया आपको, उसके साथ साथ सोर्सेस, जो भी सोर्सेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो आपको उसके जो एमसीक्यू से 30 नंबर जो क्वेश्चन की सेट हम लाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रीएम्बल में आपको जो है मिलेंगे हम, प्रीएम्बल के बारे में जो नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी उसमें, तो आप उसमें भी अपने आप को चैलेंज करने आ जाना। तो गाइस इसी के साथ आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है। तो वीडियो के एंड पे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। तो आप पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और एक चीज़ और, पैनिक बिल्कुल नहीं होइए। पैनिक हो गए तो कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे अगर आपका रेशियो है ना, दिन में अगर 5-6 घंटे में आप अगर 3 घंटे जो पढ़ाई करते हो याद रहती है, वो 1 घंटे तक पहुंच जाएगी। पैनिक बिल्कुल नहीं लीजिए, हम आपके साथ हैं। आप हमसे बेझिझक जो मर्जी पूछिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।